हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ्स का, जिसके 15 क्वेश्चन मैं सुबह की वीडियो में करा चुकी हूं और इसके 15 क्वेश्चन बचे हैं जो मैथ्स पेडागोजी के हैं, वो हम अब इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। सन्निकटन यानी कि पास की जो समझ होती है वो, और अनुमान अगर वो किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना सीख गया है, उसकी समझ उसमें आ गई है, तो इससे कौन सी संकल्पना का विकास उसका होगा। फर्स्ट है संक्रामिकता, सेकंड है मापन, नमूनों या फिर परिकलनों। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, सी और डी, ए, बी और सी, बी, सी और डी, ए, बी और डी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ए, बी और डी। संक्रामिकता की उसमें समझ होगी और मापन की उसमें समझ होगी और परिकलनों की उसमें समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने उसे 567 ऐसे लिख दिया। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। उसने ये गलती क्यों की, इसका कारण हमें बताना है। तो फर्स्ट है, बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। नहीं, लापरवाह श्रोता तो वो नहीं है, क्योंकि अगर वो लापरवाह श्रोता होता तो 567 उसे सुनाई ही नहीं देता, वो सुनता ही नहीं। बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। हाँ, ये सही हो सकता है। बच्चा केवल 2 अंकीय संख्याएं पहचानता है। नहीं, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि बच्चा एक सतर्क श्रोता है। बच्चा सुनता तो अच्छे से है किंतु उसको स्थानीय मान की नॉलेज नहीं है, उसकी अवधारणा को वो नहीं समझ पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फर्स्ट है, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द या संख्या संक्रियाएं, दिक् स्थान संबंधी समझ या गणितीय पहेलियाँ आदि हल करना। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। हम गणित का अधिगम करा रहे हैं, गणित सिखा रहे हैं, तो इसमें कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ए और सी, सेकंड केवल बी, थर्ड बी और सी, 4 ए और बी। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा केवल बी। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, चिंतन कराना, और विद्यार्थियों के आंतरिक जो संसाधन होते हैं, विद्यार्थियों के अंदर से अगर जब सीखने की उसकी इच्छा होती है तो उस चीज़ का विकास करना ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को किस पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास,
प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, क्योंकि सबसे कम केंद्रित, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग नहीं, ये सबसे कम उपयोगी होगा। और प्रतिमान और प्रतिरूपों की पहचान करना सही है। दिक् स्थान संबंधी समझ, ठीक है, समझ का विकास करना और प्रासंगिक गणितीय शब्दावली का विकास करना, ये भी सही है। तो 4th नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य कौन सा नहीं है। अगर आप शिक्षण करा रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो विधि उपयुक्त है या नहीं, जिस विधि से हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं, तो ये तो सही हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, ये भी सही है कि उनके कितने समझ आया है, कितना नहीं आया। बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना कि बच्चा कहाँ पर भटक रहा है, अगर वो सीख नहीं पा रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना, तो ये हो जाएगा हमारा सही। लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन हमारा 3rd हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कना विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं। वो क्या कर रही है एक शिक्षिका कि गणितीय तर्कना, जब बच्चे गणित में तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनके कौशल के विकास पर क्या कर रही है, ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये बताना है कि कौन सा कार्य उनके लिए उपयुक्त होगा। अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना, अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना, नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, श्यामपट्ट पर पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों को हल करना। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए श्यामपट्ट पर पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों को हल करना, इससे उसे ये नहीं पता चलेगा कि बच्चा कितना तर्क कर रहा है, कितना चिंतन कर रहा है। नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना नहीं, अभ्यास के लिए नहीं, ये तो नहीं हो सकता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ा और पहेलियों का उपयोग करना, क्योंकि जब वो पहेलियों को सुलझाएगा, पहेलियों को सोल्व करेगा, तो उसे पता चलेगा वो कितना सोच पा रहा है, कितनी तर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। फर्स्ट है, अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए। 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। 5+2+3+3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और सी, ए और बी, बी और डी, सी और डी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए और बी। अधिगम कैसा होना चाहिए, समग्र होना चाहिए, जिससे बच्चे का समग्र विकास हो, एकीकृत होना चाहिए। और हमारा फॉर्मूला क्या है, 5+3+3+4। ये नहीं है, गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक शिक्षक हस्त कौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्त कौशल सामग्री का उपयोग शिक्षार्थियों में दुविधा, असमंजस उत्पन्न करता है, औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, या छोटे बच्चों को खाली समय देता है, अवधारणात्मक अधिगम में सहायता करता है या सहायक होता है। शिक्षार्थियों में दुविधा, असमंजस नहीं, क्योंकि शिक्षक प्रैक्टिकली काम करा रहा है, तो इससे दुविधा और असमंजस तो बिल्कुल नहीं होगा। औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, नहीं, बाधा तो बिल्कुल नहीं डालेगा। छोटे बच्चों को खाली समय देता है, नहीं, खाली समय नहीं देगा, बल्कि उनको बिजी रखेगा।
अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होगा। हाँ, ये हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। एक बच्चा है, उसको किसी विशेष अवधारणा को समझने में भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है और अधिगम करने में क्या है, कठिनाइयां आ रही है। तो उनके विश्लेषण के लिए किस चीज़ का उपयोग टीचर को करना चाहिए? मानक संदर्भित परीक्षा लेनी चाहिए, या मानदंड संदर्भित परीक्षा होनी चाहिए, या नैदानिक परीक्षा, या फिर उपचारी शिक्षण। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा नैदानिक परीक्षण या नैदानिक परीक्षा, क्योंकि इसमें हमें नैदानिक यानी कि निदान करना, पहचान करना, हमें पहले पहचान करनी होगी कि बच्चे को भ्रांतियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है, कठिनाइयाँ क्यों आ रही है उसको सीखने में, और क्या क्या दिक्कतें आ रही है। उसके बाद ये सब पता करने के बाद हम क्या कराते हैं, उपचारात्मक शिक्षण या उपचारी शिक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, हमें क्या कराना होगा, नैदानिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं? कथन है, एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री है। और शिक्षण विधियाँ क्या है? शिक्षक श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर है। नेक्स्ट है, शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुज में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री है। शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। सही विकल्प का हमें चयन करना है। फर्स्ट है केवल वन, केवल थर्ड, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा केवल थर्ड, क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चों से खुद कराना है, हमें नहीं करना। अगर हम करेंगे तो वो ध्यान ही नहीं देंगे उस चीज़ पे और सीख नहीं पाएंगे। जब वो खुद अपने हाथों से करेंगे, खुद प्रैक्टिकली करेंगे, तो उनको वो चीज़ समझ आएगी कि हाँ, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो बच्चों से ही कराना है, हमें उनको खुद करके नहीं देना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, केवल थर्ड हमारा सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछा है सत्य नहीं है। देखिए, आप जब पेपर देंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछते हैं और हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं। जो सत्य है, हमें जो लगता है सही है, हम वो कराते हैं कि ये पूछा है कि सत्य है, नहीं को हम पढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण हैं और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए काम किया जा सकता है। विविध पृष्ठभूमि में आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा सही, यानी कि ये सही नहीं है। ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये हमारा गलत है और हमें क्या है, गलत ही पूछा है। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है फर्स्ट। ये हमारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश और हर के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? किस कारण से वो गलती करते हैं? लिखित अभ्यास का अभाव, कक्षा में सतर्कता का अभाव,
प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट, कि वो क्यों करते हैं ऐसी गलती, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। जो बच्चों की पूर्व समझ जो बैठ गई, उनको पहले जो समझाया था, जो समझ उन्होंने अपने मन में बना ली थी, वो वही गलती बार बार करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी। कौन सी ऐसी विधि है जो अधिगमकर्ता, जो बच्चे सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, उनके बीच वो क्या करते हैं, गणित से डरते हैं और चिंता करते हैं कि हमें गणित नहीं आती है, तो उसमें क्या चीज़ उनकी सहायता करेगी। परियोजना, सहयोगी अधिगम कार्य, पेपर पेंसिल टेस्ट, योगात्मक आकलन। तो सही विकल्प का चयन करना है, बी और सी, ए और डी, बी और डी, ए और बी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा परियोजना और सहयोगी अधिगम कार्य। परियोजना यानी कि योजना बना के और फिर वो काम करेंगे तो उनको भय भी नहीं लगेगा और चिंता भी नहीं होगी। सहयोगी अधिगम कार्य, अगर उनको कोई सहयोग मिल जाएगा अधिगम में तो भी उनको ये चीज़ें नहीं होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, ए और बी। तो यहाँ पर हमारे पैडागोजी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपने एक चीज़ देखी हो तो यहाँ NCF 2005 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और NEP से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो टोटल आप मान लो कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से आए हैं। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इनमें से इतने ही लगभग क्वेश्चन आने वाले और हर सब्जेक्ट में इतने आएंगे, 5-5, 4-4 हर सब्जेक्ट में आएंगे, क्योंकि पैडागोजी सबकी सेम है। और NCF NEP ये जो टॉपिक है वो सब में है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी आएंगे, पैडागोजी सबकी सेम है। तो यहाँ पर इनको अच्छे से तैयार कर लो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर करना जो भी CTET का पेपर देने वाले हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो।